हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पहली रसोई के नेक के बहाने निर्जला ने मृत्युंजय से महक को उसके मायके ले जाने की रिक्वेस्ट की थी, जिस पर मृत्युंजय घूर कर राजेंद्र जी, निर्जला जी और महक को घूर रहा। वहीं महक के दिल में डर था कि कहीं मृत्युंजय उसे जाने से रोक ना दे। हे भगवान, प्लीज़ ये हाँ कह दे ताकि मैं इस घर से बाहर निकल कर सुधांशु का पता लगा पाऊँ। मुझे पता तो चले कि आखिर सुधांशु और मीरा एक साथ है भी या नहीं। सब लोगों की नज़र मृत्युंजय पर टिकी हुई थी। रचना को पूरा भरोसा था कि मृत्युंजय कभी हाँ नहीं कहेगा। वहीं मृत्युंजय आग उगलती नज़रों से सबको देख रहा था। कुछ देर बाद सोचकर उसने जब जवाब में कहा, ठीक है, अगर ये लड़की अपने मायके जाना चाहती है तो जा सकती है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझसे ये उम्मीद मत रखिए कि मैं इसके छोटे से घर में लेकर जाऊंगा। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। मृत्युंजय से इजाज़त मिलते ही महक बहुत ज़्यादा खुश हो गई। हाँ, कोई बात नहीं, मैं अकेली चली जाऊंगी। आपको मुझे छोड़ने आने की कोई ज़रूरत नहीं है। महक की खुशी देख मृत्युंजय के चेहरे पर टेढ़ी मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, मैं तुम्हें अकेले छोड़ने की गलती नहीं कर सकता। विकल्प तुम्हारे साथ जाएगा। विकल्प, कल इसे इसके घर छोड़ कर आना, और हाँ, ध्यान रखना कहीं भाग न जाए। कुछ पल के लिए महक का चेहरा उतर गया, लेकिन मन ही मन वह बहुत खुश थी कि उसे इस घर से बाहर निकलने का मौका मिल रहा। इससे भी ज़्यादा उसकी खुशी की वजह यह थी कि वो मीरा और सुधांशु को ढूंढने में हाथ पैर मार पाएगी। रात बहुत हो चुकी थी। सब अपने अपने कमरे में चले गए थे। निर्जला जाकर महक के गले लग गए और बोली, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मृत्युंजय ने तुम्हें जाने की इजाज़त दे दी। खैर चलो, अच्छी बात है, कल तुम आराम से अपने मायके हो आना। महक ने हाँ में सर हिला दिया, जिसके बाद निर्जला अपने कमरे में चली गई। वहीं अपने कमरे में बालकनी के पास खड़े मृत्युंजय ने फ़ोन निकाला और किसी का नंबर डायल किया। जैसे ही दूसरी तरफ से कॉल रिसीव हुआ, उसने कहा, महक कल अपने माँ बाप के घर जा रही हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वो अपने भाई से मिलने की कोशिश ज़रूर करेगी और तब हमें पता चल जाएगा कि वो चूहा कौन से बिल में छुपा हुआ है। उसके मिलते ही मुझे मेरी बहन भी मिल जाएगी और उसके बाद मुझे इस लड़की को बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? उस आदमी ने सामने से कहा, जी, बस आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मैं हमारे आदमियों को मैम के पीछे लगवा दूंगा। वो जहाँ भी जाएगी हमारे आदमी उन पर नज़र रखेंगे। मृत्युंजय ने कॉल कट कर दिया और आसमान की तरफ देखकर बोला, बहुत हो गया तुम्हारा खेल महक अवस्थी। कल तुम्हारे खेल का द एंड होगा और इस नकली और बनावटी रिश्तों का भी। फाइनली कल मुझे आज़ादी और चैन की सांस मिलेगी और तुम्हारा हमेशा हमेशा के लिए पैकअप हो जाएगा। एक तरफ मृत्युंजय महक को फंसाने के सपने देख रहा था, वहीं दूसरी तरफ महक सुधांशु को कैसे ढूंढा जाए उस बारे में सोच रही थी। कुछ देर बाद महक कमरे में आ गई। जब उसने अंदर जाकर देखा तो मृत्युंजय आराम से मुस्कुराते हुए बेड पर बैठे लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट देख महक खुद में ही बोल पड़ी, ये हंसती भी है। आज पहली बार इन्हें हंसते हुए देखा है, वरना इनके चेहरे पर हमेशा या तो गुस्सा रहता है या तो अकड़ रहती है। लेकिन अचानक इस बंजर रेगिस्तान में गुलाब कैसे खिल गया? खैर जो भी हो, मैं तो बस इस बात से खुश हूँ कि कल मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका मिल जाएगा। महक आकर अपनी जगह पर लेट गई। उससे दूसरी तरफ मुंह करके लेटा देख मृत्युंजय ने लैपटॉप बंद कर दिया और साइड में रख दिया। महक इतनी थक चुकी थी कि लेटते ही कुछ पल में उसे नींद आ गई।
मृत्युंजय भी लेट गया और उसने कमरे की बत्तियां बुझा दी। दोनों आराम से सोए हुए थे कि कुछ वक्त बाद मृत्युंजय को अपने ऊपर कुछ भारीपन महसूस हुआ। जब उसने आंखें खोलकर देखा तो महक उसके सीने पर सर रखकर सो रही थी। महक को इस तरह अपने इतने पास देख मृत्युंजय के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। उसकी सांसें बार बार महक की सांसों से टकरा रही थी। वह चाह कर भी अपनी धड़कनों और सांसों पर काबू नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे वो महक के करीब जा रहा था और महक के जिस्म की भीनी खुशबू उसके बहकाने पर मजबूर कर रही थी। उसके थोड़े करीब जाकर अचानक मृत्युंजय को रियलाइज हुआ कि वो क्या कर रहा था। उसके दिल में महक को लेकर कौन से जज्बात पनप रहे थे। उसने अगले ही पल महक को खुद से दूर धकेल दिया और खुद को संभालते हुए बोला, नो वे, मैं इस फटीचर के प्यार में नहीं गिर सकता। भले ही इसकी शक्ल मासूम है लेकिन नीयत से ये बहुत शातिर है। आज तक इसने मुझसे सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला है। मुझे इससे दिल लगाने की गलती नहीं करनी चाहिए। मृत्युंजय ने दूसरी तरफ करवट ली और महक से मुंह मोड़ कर सो गया। कुछ देर में मृत्युंजय भी गहरी नींद में था। अगली सुबह महक में एक्साइटमेंट के मारे जल्द ही उठ चुकी थी। वो तुरंत फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चले गए। जल्दी जल्दी नहा धोकर तैयार होकर वे नीचे चले गए। महक ने मंदिर में जाकर सुबह की आरती की। उसकी आवाज़ से पूरे घर में एक पॉजिटिव एनर्जी की लहर दौड़ पड़ी। सब अपने अपने कमरे से महक की आवाज़ सुन बाहर निकल आए। महक ने आरती पूरी की और सबको प्रसाद दिया। रचना ने महक के हाथों से प्रसाद लेते हुए कहा, अच्छा हुआ आज जल्दी आ गए। सबके लिए नाश्ता तुम्हें ही बनाना है। महक ने खुशी से हाँ में सर हिला दिया और तुरंत किचन में नाश्ता बनाने के लिए चली गई। जल्दी जल्दी महक ने तुरंत सारा नाश्ता बना दिया और टेबल पर सबको सर्व कर दिया। नाश्ता खत्म होने के बाद विकल्प ने महक से कहा, चलिए भाभी, अगर आप तैयार हैं तो मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। उसके बाद मुझे ऑफिस जाना है। महक ने जल्दबाजी में कहा, बस थोड़ी देर, मैं अभी आती हूँ। रचना ने महक को ताना मारने का ये मौका भी नहीं छोड़ा। वो लड़की, तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पे सब तुम्हारे नौकर हैं? मेरे बेटे को ऑफिस जाना है और उसे देर हो रही है। अगर तुम चाहती हो कि वो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़े तो जल्दी करो, वो तुम्हारे पूरे दिन इंतज़ार नहीं करेगा। विकल्प ने रचना को समझाया, नहीं मॉम, ऐसी बात नहीं है। मुझे भी अपनी फाइल्स वगैरह तैयार करनी है। मेरे पास थोड़ा वक्त है। कोई बात नहीं भाभी, आप अपना काम खत्म कर लीजिए। महक ने हल्का सा मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया और रचना से बोली, वो चाचा जी, बात ऐसी है कि अभी तक ये जगे नहीं हैं। रोज़ सुबह जल्दी उठ जाते हैं। पता नहीं आज शायद देर हो गई, तो मैं एक बार उन्हें जगा कर नाश्ता दे दूँ। उसके बाद मैं भैया के साथ चली जाऊँगी। मृत्युंजय अब तक नहीं उठा था। ये सुनकर सब चौंक गए। निर्जला ने कहा, क्या मृत्युंजय अभी तक जगा नहीं? लेकिन वो तो रोज़ जल्दी उठ जाता है। महक ने तुरंत कहा, हाँ, मैं अभी वही देखने जा रही हूँ कि उन्हें इतनी देर क्यों हो गई। मैं उन्हें बुलाकर लेकर आती हूँ। महक जल्दी से कमरे में चली गई। मृत्युंजय अभी भी बिस्तर पर आराम से लेटा हुआ सो रहा था। ये देख महक खुद ही बोल पड़ी, ये देखो, मुझे जाने में देर हो रही है और ये अभी तक घोड़े बेचकर सो रहे हैं। पता नहीं आज इन्हें इतनी नींद क्यों आ रही है। महक मृत्युंजय के पास गई और उसे जगाने के लिए उसका हाथ लगाया ही था कि उसे एहसास हुआ कि मृत्युंजय का पूरा शरीर गर्मी से तप रहा था। महक ने उसके सर पर हाथ रखा और चेक किया तो पता चला कि मृत्युंजय को बहुत तेज बुखार था। महक ने तुरंत नीचे जाकर निर्जला को इन्फॉर्म किया, माँ, शायद उन्हें बहुत तेज बुखार है। जल्दी से डॉक्टर को बुला दीजिए प्लीज़।
मृत्युंजय को बुखार था, ये सुनते ही रचना घबरा गई। क्या मृत्युंजय को बुखार है? लेकिन अचानक उसे बुखार कैसे आ गया? वो तो कभी इतनी आसानी से बीमार नहीं पड़ता। पता नहीं चाची जी, कल रात तक तो सब ठीक था, न जाने अचानक उन्हें इतना तेज बुखार कैसे आ गया। महक को घबराया हुआ देख विकल्प बोला, भाभी आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी डॉक्टर सक्सेना को कॉल कर देता हूँ। वो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, वो कुछ ही देर में आ जाएंगे। विकल्प ने डॉक्टर को कॉल किया और सब महक के साथ कमरे में चले गए। रचना ने आते ही मृत्युंजय का शरीर चेक किया तो उसका पूरा बदन बुखार से बुरी तरह से तप रहा, लेकिन इसका इल्जाम भी रचना ने तुरंत महक पे लगा दिया। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरा मृत्युंजय कभी इस तरह बीमार नहीं पड़ता, लेकिन जब से तुम इस घर में आई हो सब कुछ गलत हो रहा है। तुमने मृत्युंजय के साथ ऐसा क्या किया कि उसे इतना तेज बुखार आ गया? बताओ मुझे। अभी महक पर से मीरा को भगाने का इल्जाम हटावे नहीं था कि रचना ने उस पर मृत्युंजय को जानबूझकर बीमार करने का दूसरा इल्जाम लगा दिया। महक ये सुनकर घबरा गई। उसने तुरंत सफाई में कहा, नहीं चाची जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे नहीं पता कि इन्हें बुखार कैसे आ गया। रचना महक के साथ और बहस करते उससे पहले ही निर्जला ने कहा, बस करो रचना, एक तरफ यहाँ मृत्युंजय बुखार में तप रहा है और तुम हो कि अभी भी ब्लेम गेम खेल रही हो। अगर तुम्हें मृत्युंजय की इतनी ही फिक्र है तो जाओ जाकर चेक करो कि डॉक्टर आए या नहीं। इस तरह महक पर इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होगा। निर्जला की ऊंची आवाज से रचना तमतमा गई। गलत लड़के को शह दे रही हैं आप दीदी, ये सब कुछ इसी की वजह से हुआ है। जरूर इसी ने ऐसा कुछ किया होगा जिस वजह से मृत्युंजय बीमार हो गया। मैं बता रही हूँ आपको, अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, खास करके इस लड़की को तो बिल्कुल नहीं। सब लोगों की बहसबाजी के बीच डॉक्टर जल्दी से कमरे में दाखिल हो गए। उन्होंने मृत्युंजय को चेक किया तो मृत्युंजय का शरीर बुखार से तप रहा था। मृत्युंजय को ठीक से चेक करने के बाद डॉक्टर ने सबसे कहा, लगता है मृत्युंजय को हाई वायरल हुआ है, इसी वजह से उसे बुखार भी आ गया है। आप लोगों के कुछ दिनों के लिए मृत्युंजय से दूर रहना होगा, वरना ये बीमारी आप सबको भी हो सकती है। मैं फिलहाल कुछ दवाइयाँ लिख कर देता हूँ, आप मृत्युंजय को वक्त दवाई देते रहिएगा, वो जल्द ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन विकल्प को पकड़ा दिया। विकल्प ने तुरंत सारी दवाई मंगवा ली। विकल्प दवाई लेने के लिए चला गया था। मृत्युंजय की हालत देख बाकी सब भी मृत्युंजय बहुत परेशान थे। महक को मृत्युंजय का ख्याल रखने के लिए कहकर सब नीचे चले गए थे। महक मृत्युंजय के सिरहाने पर बैठी टेम्परेचर चेक कर रही थी। उसने थर्मामीटर मृत्युंजय के मुंह में रखा और ध्यान से मृत्युंजय को देखने लगी। कुछ सोचकर वो जल्दी से नीचे गई और नीचे से ठंडा पानी और कपड़े के पटिया लेकर कमरे में आ गए। जब महक ने थर्मामीटर चेक किया तो मृत्युंजय को 103 बुखार था। महक मृत्युंजय के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसने लगातार ठंडे पानी की पट्टियाँ मृत्युंजय के सर पर रखी और उसे अच्छे से चादर से कवर कर दिया। महक थोड़ी उदास थी। उसने मन ही मन कहा, मुश्किल से एक मौका मिला था इस घर से बाहर निकलकर सुधांशु कहाँ है उसकी सच्चाई पता लगाने का, लेकिन पता नहीं क्यों इन्हें इस हालत में यहाँ छोड़कर जाने के लिए दिल मान ही नहीं रहा। पता नहीं मैं सही कर रही हूँ या नहीं, लेकिन अब जब तक ये ठीक नहीं हो जाते मैं कहीं नहीं जाऊंगी। लगभग 2-3 घंटे बीत गए थे। महक अभी भी मृत्युंजय के सर पर ठंडे पानी की पट्टियाँ लग आ रही थी। लगातार पट्टियाँ रखने की वजह से मृत्युंजय का बुखार अब काफ़ी हद तक कम हो चुका था।
महक अभी पानी बदलने के लिए नीचे ही जा रही थी कि तभी अचानक विकल्प घबराता हुआ कमरे में आ गया। उसे देखते ही महक बोल पड़ी, अच्छा हुआ भैया आप आ गए। आप इनकी दवाई लेकर आ गए। अगर इन्हें होश आ जाएगा तो इन्हें कुछ खिलाकर दवाई भी देनी है। विकल्प कुछ परेशान सा लग रहा था। ये देख महक ने पूछा, क्या हुआ भैया, आप परेशान हैं? कोई बात हुई है क्या? विकल्प को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले और कैसे बोले, लेकिन फिर भी उसने भारी गले के साथ कहा, वो भाभी, आपको सभी घर वालों ने नीचे बुलाया है, आप जल्दी नीचे चलिए। विकल्प काफ़ी सीरियस लग रहा था। महक ये देखकर थोड़ी सी शॉक भी थी, लेकिन वो जल्दी से उसके साथ नीचे चली गई। हॉल में जाकर देखा तो कुछ पुलिस वाले फीमेल कांस्टेबल के साथ वहां पर आए हुए थे। सारे घर वाले अजीब नज़रों से महक को घूर रहे थे, जिससे महक को कुछ अजीब लग रहा था। जैसे ही महक नीचे आई, इंस्पेक्टर ने पूछा, क्या आप महक अवस्थी हैं? इतनी शाम को पुलिस सारंग बिल्ला क्यों आई थी? सारे परिवार वाले इस तरह से महक को क्यों घूर रहे थे? क्या महक पर कोई नई मुसीबत आने वाली थी, या फिर पुलिस ने मीरा का पता लगा लिया था? आगे की कहानी सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को कमेंट कीजिए, और कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल पर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें अपना सपोर्ट कीजिए। अपने कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।